नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान की जलवायु। एक वीडियो के अंतर्गत राजस्थान की जलवायु जो है उसमें हम दो ऋतुओं पर अपनी चर्चा कर चुके थे। हालांकि एक ऋतु की विशेषताओं को ही हमने देखा था, लेकिन जो एक ऋतु है हमारी ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु की जो विशेषताएं थी जैसे कि लू, आंधी, तूफान, बबूलिया आदि, उन विशेषताओं को हम थार के मरुस्थल के साथ में पढ़ चुके थे। तो वो दूसरी ऋतु हमें पढ़नी नहीं है वहाँ, क्योंकि भौतिक प्रदेशों के साथ उसकी हम चर्चा कर चुके थे। आज हम तीसरी ऋतु जो है उस पर चर्चा करते हैं। और तीसरी ऋतु कौन सी हमारी, वो है वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। बात करें वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु की जो मुख्य विशेषता थी वो विशेषता क्या थी? वर्षा ऋतु की विशेषता थी हमारी मानसून। इसकी विशेषता क्या है रहती है? इसकी विशेषता जो थी वो थी हमारी मानसून, है ना। एक टेबल के द्वारा हमने पर सभी ऋतुओं की विशेषताओं को देखा था, तो उसमें वर्षा ऋतु की जो विशेषता थी वो क्या थी? मानसून। बात करें मानसून के बारे में, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं मानसून शब्द की, है ना। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है, शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। अरबी भाषा के शब्द से हुई है मौसम। अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, ठीक है ना। जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है ऋतु। जिसका अर्थ है ऋतु। इस मौसम शब्द का अर्थ क्या है? ऋतु, ठीक है ना। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के किस शब्द से? मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु। बात करें सबसे पहले मानसून शब्द की, तो मानसून शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है, सर्वप्रथम मानसून शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम मानसून शब्द का प्रयोग जो है वो 1554 ईस्वी में सिद्दी अली द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सिद्दी अली द्वारा 1554 ईस्वी में सर्वप्रथम मानसून शब्द का प्रयोग किया गया था। इसको व्यवहार में लाने का जो कार्य है, इस मानसून शब्द को व्यवहार में लाने का कार्य, सिद्दी अली द्वारा तो इसका प्रयोग किया गया था, जबकि इस शब्द को व्यवहार में लाने का कार्य जो है वो अल मसूदी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अल मसूदी। तो व्यवहार में लाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? अल मसूदी के द्वारा किया गया। बात करें मानसून की, मानसून होता क्या है? परिभाषा देखें मानसून की, तो मानसून की परिभाषा से हमें पता चलता है कि किसी भी भौतिक प्रदेश में वायु का 6 महीने स्थल से जल की ओर प्रवाहित होना तथा बाकी 6 महीने जल से स्थल की ओर प्रवाहित होना क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है, ठीक है ना। तो ये क्या आती है? हमारी मानसून की परिभाषा आती है कि वायु का 6 महीने एक दूसरे से, मतलब जल से स्थल की ओर तथा स्थल से जल की ओर प्रवाहित होना क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। तो लिख लीजिए, वायु, ऐसा लिखो, पवनों का, वायु कह सकते हो लेकिन पवन शब्द अच्छा रहता है। पवनों का 6 महीने जल से स्थल भाग की ओर, जल से स्थल भाग की ओर तथा बाकी 6 महीने, वर्ष भर में 12 महीने होते हैं ना, बाकी 6 महीने स्थल से जल भाग की ओर, स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर, जलीय भाग की ओर चलना ही मानसून कहलाता है। चलना ही मानसून कहलाता है। मानसून कहलाता है, ठीक है। तो ये कुछ विशेषता थी किसके बारे में? वर्षा ऋतु के मानसून शब्द के बारे में। सबसे पहले बात करें मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? ऋतु है। सर्वप्रथम मानसून शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सिद्दी अली द्वारा किया गया था 1554 में, और व्यवहार में लाने का कार्य जो है वो अल मसूदी द्वारा किया गया। परिभाषा से हमें ज्ञात होता है
कि पवनों का 6 महीने स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर चलना तथा बाकी 6 महीने, है ना, बाकी 6 महीने जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर चलना क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं भारत के संदर्भ में या राजस्थान के संदर्भ में मानसून की प्रक्रिया के बारे में कि राजस्थान में मानसून किस तरह से आता है। ठीक है ना। तो देखिए, राजस्थान के संदर्भ में मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए आपको भारत के मैप की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि मानसून मुख्यतः 2 प्रकार का होता है हमारा। एक तो होता है ग्रीष्मकालीन मानसून और एक होता है शीतकालीन मानसून। तो एक बार मैं मैप बना रहा हूं। ये हमारा एक मिनट, आप भी बना लीजिए मैप को। ये किसका है? हमारा भारतीय भूभाग का हिस्सा है। जैसे बने वैसे बना लेना। जैसे ये हमारा भारतीय भूभाग है। ठीक है ना। इस भारतीय भूभाग की बात करें तो इधर एक सागर स्थित है। कौन सा? हिंद महासागर। हिंद महासागर। हिंद महासागर के 2 भाग हैं इधर। भारत की पश्चिमी तट की जो भाग स्थित है वो है अरब सागर, अरब सागर, और भारत के पूर्वी तट की ओर स्थित है वो है बंगाल की खाड़ी। ये किसके स्थित हैं? ये हिंद महासागर के हैं, बंगाल की खाड़ी। और इधर बंगाल की खाड़ी में ही भारत का एक द्वीप स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है ना। और इस तरह से मान लीजिए कि ये भूमध्य रेखा है जो भारत भूमध्य रेखा से काफी दूर है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह सकते हो इसको। और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री से स्टार्ट होता है। 0 डिग्री अक्षांश, इसी का नाम है भूमध्य रेखा। ठीक है। देखिए, मानसून की बात करें तो मानसून को 2 भागों में विभाजित करते हैं हम। मानसून को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक जो मानसून होता है वो तो हमारा होता है ग्रीष्मकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून। और एक मानसून होता है वो होता है हमारा शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून। ठीक है। ग्रीष्मकालीन मानसून की बात करें तो ये मानसून जो सक्रिय होता है वो ग्रीष्म काल में सक्रिय होता है। ग्रीष्मकालीन मानसून किस काल में सक्रिय होता है? ग्रीष्म काल में। 1 मिनट, दिख रहा है क्या आपको? चलो, दिख रहा है यहां तक तो। हाँ, तो ग्रीष्मकालीन मानसून जो है वो किस मौसम में सक्रिय होता है? वो सक्रिय होता है हमारा ग्रीष्म काल में। ठीक है ना। गर्मियों के दिनों में सक्रिय होता है। होता क्या है, ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर हवाएं चलती हैं पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर। भूमध्य रेखा पर इस तरह से हवाएं चलती हैं पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर। तो इन हवाओं पर एक भूमध्य रेखा पर कुछ हवाएं इधर से उधर की ओर चलती हैं, जबकि कुछ हवाएं इधर से उधर की ओर चलती हैं। तो इन पर एक बल लगता है, कोरियोलस बल। कौन सा बल? कोरियोलस बल। कोरियोलस बल। तो ये हवाएं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती हैं और फिर कोरियोलस बल के कारण फेरल के नियमानुसार आपको पता होगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा का ऊपर वाला जो भाग है वो तो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और इसके जो निचला वाला भाग है वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो कोरियोलस बल के कारण फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं भूमध्य रेखा पर चलती हैं वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। किसके नियमानुसार? फेरल के नियमानुसार। फेरल के नियमानुसार। फेरल महोदय क्या कहते हैं? फेरल महोदय कहते हैं कि भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने वाली पवनें जो हैं वो कोरियोलस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने
बाईं ओर मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं हमारे फेरल महोदय, है ना। ये इसी नियम को फिर बोल दिया गया है फेरल का नियम, ठीक है ना। तो ये भूमध्य रेखा पर इस तरह से हवा चल रही थी, जो कोरियोलस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ गई, ठीक है ना। ये बाईं ओर मुड़ गई, ये हवाएं बाईं ओर इस तरह से मुड़ गई। ठीक है, सबसे पहले ये हवाएं बात करें 1 से 5 जून के मध्य, यहां पर एक राज्य स्थित है हमारा इस तरह से, केरल। ये कौन सा राज्य है? ये केरल राज्य है। और केरल राज्य का ये जो तट है, ये जो तटीय भाग है केरल राज्य का, उस तट को बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट। तो भारतीय भूभाग में ये जो हवा है, यहां से ये कौन सा सागर है? अरब सागर, है ना। जैसी हवाएं बाईं ओर मुड़ती हैं, अरब सागर से क्या लेती हैं? अरब सागर से ये नमी धारण कर लेती हैं, इनमें आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं। नमी धारण कर लो या आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। उसके बाद में ये आर्द्रता धारण की हुई पवनें जैसे ही केरल राज्य के मालाबार तट से टकराती हैं, ये टकराती हैं लगभग 1 से 5 जून के मध्य। 1 से 5 जून के मध्य ये कहाँ पर टकराती हैं? केरल राज्य के मालाबार तट से टकराती हैं और यहाँ पर वर्षा करती हैं। यहाँ पर क्या करती हैं? ये वर्षा करती हैं, ठीक है। मालाबार तट में ये क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। उसके बाद ये शाखा हो गई कौन सी? पहली शाखा। ग्रीष्मकालीन मानसून की कौन सी शाखा? मालाबार तटीय शाखा। मालाबार तटीय शाखा। ये जो शाखा है मालाबार में 1 से 5 जून के मध्य, कब से कब तक? 1 से 5 जून के मध्य क्या करती है? ये 1 से 5 जून के मध्य वर्षा करती है। इसी ग्रीष्मकालीन मानसून की, चूंकि ये जो शाखा है, पहली शाखा कौन सी है? मालाबार तटीय शाखा है। और हालांकि ये नमी धारण किससे कर रही है? नमी धारण कर रही है अरब सागर से। इसलिए ये जो तीनों शाखाएं होंगी वो किसकी होंगी? अरब सागर की, है ना। इनको बोलेंगे अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखाएं, ठीक है ना। ग्रीष्मकालीन मानसून को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, अरब सागरीय मानसून की शाखाएं और एक आती है हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखाएं। एक तो ये आती है और एक आती है इसकी ग्रीष्मकालीन मानसून की दूसरी जो शाखा आएगी वो आएगी बंगाल की खाड़ी की शाखाएं। इधर वाली जो आएंगी वो तो आएंगे बंगाल की खाड़ी की शाखाएं, और इधर वाली जो शाखाएं आएंगी वो कौन सी आएंगी? अरब सागरीय शाखाएं। ये डायग्राम को मैं एक बार दोबारा से सही बना देता हूँ, ठीक है ना। देखो, मानसून को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा ग्रीष्मकालीन मानसून और एक है हमारा शीतकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून की भारत के संदर्भ में 2 शाखाएं आती हैं। एक तो आती हैं अरब सागरीय शाखाएं, इन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अरब सागरीय शाखाओं को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे जो पहली शाखा है वो आती है हमारी मालाबार तटीय शाखा। मालाबार तटीय शाखा, ये जो मालाबार तटीय शाखा है भारत में कब प्रवेश करती है? 1 से 5 जून के मध्य, 5 जून के मध्य। इससे पहले भी 1 से 5 जून से पहले भी भारत में हालांकि वर्षा हो जाती है, और वो जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा सबसे पहले भारत में वर्षा होती है, लेकिन वो मुख्य भूमि में नहीं होती। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 22 से 23 मई के मध्य, 22 से 23 मई के मध्य जो है वो पहली वर्षा हो जाती है, पहली मानसूनी वर्षा हो जाती है, पहली मानसूनी वर्षा। अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली मानसूनी वर्षा कब होती है, तो वो होती है हमारी 22 से 23 मई के मध्य। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन अगर आपसे पूछे
कि भारत के मुख्य भूमि क्षेत्र में पहली जो वर्षा है वो कब होती है, तो वो होती है हमारी 1 से 5 जून के मध्य। वर्षा के संदर्भ में भी ये सवाल आ सकता है और मानसून के संदर्भ में भी आ सकता है। कैसे? आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम मानसून कहाँ पर प्रवेश करता है, तो भारत में सर्वप्रथम मानसून जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश करता है। कौन सी शाखा प्रवेश करती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा प्रवेश करती है। अरब सागरीय शाखा जो है वो तो पश्चिमी तट पर प्रवेश करती है, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वो पूर्वी तट में आती है। और पूर्वी तट में ही कौन सा द्वीप समूह स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और यहाँ पर 22 से 23 मई के मध्य बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा सबसे पहले मानसूनी वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो पहली हमारी शाखा हो गई कौन सी? मालाबार तटीय शाखा, जो 1 से 5 जून के मध्य कहां पर वर्षा कर देती है? केरल राज्य में अपनी वर्षा कर देती है। उसके बाद में अरब सागरीय मानसून की जो दूसरी शाखा है, अरब सागरीय मानसून की, ये तो होगी केरल की शाखा। फिर यहीं से इस तरह से दूसरी शाखा चलती है हमारी, दूसरी शाखा चलती है। दूसरी शाखा जो है वो यहाँ पर कुछ पहाड़ियां स्थित हैं, इस तरह से विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला और सतमाला, ये 3 पहाड़ियां स्थित, 3 पर्वतमाला स्थित हैं। यहाँ पर जाकर ये जो शाखा है इन पहाड़ियों से टकरा जाती है और यहाँ पर इन पर्वत श्रृंखलाओं से टकराकर वर्षा करती है। फिर इन पहाड़ियों की रुकावट के द्वारा इधर मुड़ जाती है और यहाँ पर एक पठार स्थित है हमारा, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार। और यहाँ पर जाकर ये फिर छोटे नागपुर के पठार पर जाकर ये शाखा बरसात करती है। तो ये अरब सागरीय मानसून की ये दूसरी शाखा है, दूसरी शाखा जिसका नाम है छोटे नागपुर की पठार की शाखा, छोटे नागपुर के पठार की शाखा, पठार की शाखा। इन शाखाओं का राजस्थानी क्षेत्र से हालांकि कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो शाखा जाती है विंध्याचल पर्वतमाला में और छोटे नागपुर के पठार में, ये जो वर्षा करती है वो करती है 10 से 15 जून के मध्य। कब? 10 से 15 जून के मध्य, 10 से 15 जून, ठीक है ना। उसके बाद में अरब सागरीय मानसून की एक तीसरी शाखा भी आती है, अरब सागरीय मानसून की एक तीसरी शाखा भी निकलती है इस तरह से। ये जो तीसरी शाखा है वो गुजरात और राजस्थान होते हुए प्रवेश करती है। ये कहाँ से प्रवेश करती है? गुजरात और राजस्थान होते हुए प्रवेश करती है। लेकिन इस पर्वतमाला के समांतर में, इस मानसूनी शाखा के समांतर में राजस्थान में एक पर्वतमाला विस्तृत है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। और यह अरावली पर्वतमाला जो है इस मानसूनी शाखा के रास्ते में कोई भी रुकावट पैदा नहीं करती है, इसलिए यह जो शाखा है बिना वर्षा किए राजस्थान में बिना वर्षा किए सीधे निकल जाती है। कहाँ पर? और बिना वर्षा किए सीधे निकल जाती है और उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित यहाँ पर राज्य स्थित है हमारा हिमाचल। कौन सा राज्य यहाँ पर? हिमाचल। तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हिमाचल राज्य में जाकर हिमाचली जो यहाँ पर शाखा है हमारी शिवालिक पर्वतमाला, यहाँ पर जाकर ये सबसे पहले वर्षा कर देती है, ठीक है ना। तो इस शाखा को बोलते हैं हिमाचल प्रदेशीय शाखा, हिमाचल प्रदेशीय शाखा। क्योंकि ये शाखा जो है वो राजस्थान से होकर जा रही है और राजस्थान में सबसे पहले ये जो शाखा है वो कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है बांसवाड़ा से। राजस्थान में ये शाखा सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश करती है? बांसवाड़ा से। और थोड़ी बहुत वर्षा होती है क्योंकि अरावली पर्वतमाला जो है उसके समानांतर है, रुकावट पैदा नहीं कर पाती है, इसलिए सीधी निकल जाती है। लेकिन ये जो शाखा है कब प्रवेश करती है? तो बांसवाड़ा में प्रवेश करती है 15 से 18 जून के मध्य, 15 से 18 जून के मध्य कहाँ पर पहुंच जाती है? बांसवाड़ा में। उसके बाद में लगभग 23 से 24 जून के मध्य हिमाचल प्रदेश में जाकर वर्षा कर देती है, ठीक है। तो ये थी 3 शाखा, कौन सी? अरब सागरीय शाखा। एक बार मैं पुनः समझा रहा हूँ, इन शाखाओं को ध्यान से समझना। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया ना तो आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर मानसून में आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। एक बार पुनः समझ लीजिए। देखिए ये भारतीय भूभाग है और भारतीय भूभाग का ये द्वीपीय समूह है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पर भारतीय भूभाग से लगभग 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, वो आपको पता होगा कि भारतीय भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। तो लगभग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में भारतीय भूभाग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इतनी दूर हमारा लगभग 8 डिग्री 4 मिनट दूर कौन सी रेखा स्थित है? भूमध्य रेखा स्थित है। फेरल महोदय कहते हैं
कि भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने वाली जो डोलड्रम हवाएं हैं वो कोरियोलस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। कौन कहते हैं? ये फेरल महोदय कहते हैं। जब कोरियोलस बल के कारण ये उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं तो भूमध्य रेखा से जैसे ही बाईं ओर मुड़ेंगी तो सबसे पहले ये जो प्रवेश करेंगी वो रेखाएं हिंद महासागर में स्थित भारतीय भूभाग में प्रवेश करती हैं। और भारतीय भूभाग में जैसे ये पश्चिम तट से प्रवेश करती हैं, पश्चिम तट में सबसे पहले एक राज्य आता है हमारा केरल राज्य। हालांकि उससे पहले बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो भारतीय मुख्य भूमि से थोड़ा नीचे स्थित है। तो सबसे पहले जो शाखा यहाँ पर प्रवेश कर जाती है 22 से 23 मई के मध्य में, और सबसे पहले मानसूनी वर्षा यहाँ पर हो जाती है। लेकिन मुख्य भूमि में सबसे पहले जो वर्षा होती है वो होती है 1 से 5 जून के मध्य, और कहाँ पर होती है? केरल राज्य में होती है, मालाबार तट पर। इसलिए इस शाखा को बोल दिया जाता है मालाबार तटीय शाखा। और ये वर्षा कब होती है? 1 से 5 जून के मध्य। ठीक है ना। ये पहली शाखा थी। चूंकि ये वर्षा किसके द्वारा हो रही है? अरब सागर के, इसलिए ये जो शाखा है कौन सी? मालाबार तटीय शाखा अरब सागर की शाखा है। अरब सागर की दूसरी शाखा जो है वो भी होती है हमारी, और कहां पर जाती है? मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल, सतपुड़ा और सतमाला पर्वतमालाओं से जाकर टकरा जाती है। और ये बात कब की है? लगभग 15 से 10 जून के मध्य की बात है। फिर उसके बाद ये दाईं ओर मुड़ जाती है, और दाईं ओर मुड़कर छोटे नागपुर के पठार में जाकर सबसे पहले ये बरसात कर देती है। ठीक है, तो इस शाखा को बोलते हैं छोटे नागपुर के पठार की शाखा। उसके बाद में अरब सागरी मानसून की तीसरी शाखा भी उठती है, और ये तीसरी शाखा जो है वो गुजरात और राजस्थान से सबसे पहले भारत में प्रवेश करती है। लेकिन भारतीय राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला जो है वो इस मानसूनी शाखा के समानांतर होने के कारण राजस्थान में इस शाखा द्वारा किसी भी प्रकार की वर्षा नहीं होती है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है, अधिक वर्षा नहीं हो पाती। और यह शाखा फिर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में जाकर हिमाचल प्रदेश में स्थित पर्वतमालाओं से टकराती है, और वहां पर जाकर फिर क्या करती है? वर्षा करती है। ये जो शाखा है गुजरात और राजस्थान में प्रवेश कर रही है, और राजस्थान में जो शाखा है सबसे पहले बांसवाड़ा जिले से लगभग 15 से 18 जून के मध्य प्रवेश करती है। तो ये 3 शाखा थी हमारी, कौन सी? अरब सागरीय मानसून की शाखाएं। उसके बाद में ग्रीष्मकालीन मानसून की कुछ शाखाएं आती है हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखाएं। कुछ शाखाएं आती है हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखाएं। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले जो मानसून उठता है, सबसे पहले यहीं पर बरसात होती है। सबसे पहले 22 से 23 मई के मध्य में लगभग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्षा हो जाती है। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी की 2 शाखाएं उठती हैं हमारी। एक शाखा जो है वो तो प्रवेश करती है कोलकाता से, एक शाखा जो है वो तो प्रवेश करती है कोलकाता से। पश्चिम बंगाल की होते हुए बांग्लादेश प्रवेश होते हुए इस शाखा प्रवेश करती है कहां से? कोलकाता से। कोलकाता से प्रवेश करती है, और यहीं पर स्थित गारो खासी जयंतियां हैं यहाँ पर मेघालय पर। दूसरी शाखा जो प्रवेश करती है वो इस तरह से प्रवेश करती है, और आपको पता होगा हिमालय जो क्षेत्र है वो इस तरह से फैला हुआ है, इसलिए ये शाखा जो है वो इस तरह से मुड़ जाती है। ठीक है, इस तरह से मुड़ जाती है। जब ये उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हिमालय से टकराती है, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हिमालय से टकराती है, तो ये वापस अपनी पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है। ये जो शाखा है किस दिशा की ओर मुड़ जाती है? पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है। और राजस्थान में इसी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा ही द्वारा सर्वाधिक जो है वर्षा होती है। ठीक है ना। इस कौन सी शाखा के द्वारा? वो होती है हिमालय। क्योंकि हिमालय से टकरा रही है जाकर के, ये हिमालय से टकरा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं। बंगाल की खाड़ी की 2 शाखाएं होती हैं। बंगाल की, एक तो हो गया अरब सागरी मानसून, एक हो गया बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून, इसकी 2 शाखाएं, एक तो हिमालयी शाखा, सबसे पहले जो बरसात होती है बंगाल की खाड़ी में वो कहां पर होती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में भी सबसे पहले वर्षा यही होती है। और दूसरी जो शाखा है वो हमारी मेघालय की शाखा है ना, जो यहां से प्रवेश कर रही है। वो शाखा कौन सी है? मेघालय की शाखा, मेघालय की शाखा। ठीक है, ये दोनों शाखाएं फिर जाकर के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र से टकरा जाती हैं। ये दोनों शाखाएं जाकर उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र से टकरा जाती हैं, हिमालय से टकरा जाती हैं, और फिर ये अपने पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती हैं। और इन शाखाओं द्वारा
ये राजस्थान में जो वर्षा होती है सर्वाधिक वर्षा इन्हीं शाखाओं के द्वारा होती है। ऐसे कह लो बंगाल की खाड़ी के द्वारा ही सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि इधर मुड़ने के बाद फिर ये पश्चिम दिशा में मुड़ती हैं और इस तरह से अरावली पर्वतमाला इधर फैली हुई है। सर्वाधिक जो वर्षा है अरावली पर्वतमाला इनके अवरोध में आती है, इसलिए सर्वाधिक वर्षा राजस्थान के किस भाग में होती है? पूर्वी भाग में होती है। इस शाखा द्वारा संपूर्ण मानसून की लगभग 90% जो वर्षा है राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की इन्हीं शाखाओं के द्वारा होती है। ठीक है ना। तो ये था हमारा मानसून। डायग्राम आपको बनाना है तो बना लीजिए, मैं इसकी थ्योरी आपको लिखा देता हूं। ठीक है ना। डायग्राम बनाना है तो बना लीजिए एक बार। मैं ये नियम वगैरह नहीं लिखाऊंगा, फेरल के नियमानुसार वगैरह ये बातें हम नहीं लिखेंगे। हम सीधे बिंदु जो है पॉइंट बिंदु जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक रहती है उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये समझने वाली बात है जो आपको डायग्राम देखकर ही समझ में आ जाएंगी। आपको केवल जो ऑप्शनल बिंदु हैं उन्हीं को याद रखना है। ठीक है ना। चलिए तो लिखिए, लिखो भारत में सबसे पहले वर्षा, सबसे पहले मानसूनी वर्षा, सबसे पहले मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा, बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा 22 से 23 मई के मध्य, 22 से 23 मई के मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, द्वीप समूह में होती है। ठीक है। अगला बिंदु लिखो, अरब सागरीय मानसून की, अरब सागरीय मानसून की शाखा द्वारा, शाखाओं द्वारा भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला बिंदु लिखो, अरब सागरीय मानसून की, अरब सागरीय मानसून की मालाबार तटीय शाखा, मालाबार तटीय शाखा, या लिख लो केरल राज्य की शाखा, केरल राज्य की शाखा 1 से 5 जून के मध्य, 1 से 5 जून के मध्य मालाबार तट से टकराकर वर्षा करती है। मालाबार तट से टकराकर वर्षा करती है, वर्षा करती है। अगला बिंदु लिखो, अरब सागरीय मानसून की, अरब सागरीय मानसून की दूसरी शाखा, दूसरी शाखा 10 से 15 जून के मध्य, विंध्याचल पर्वतमालाओं से टकराकर, विंध्याचल पर्वतमालाओं से टकराकर आगे लिखिए, अरब सागरीय मानसून की दूसरी शाखा, अरब सागरीय मानसून की
दूसरी शाखा मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल पर्वतमाला से टकराती है। विंध्याचल पर्वतमाला से टकराती है और छोटे नागपुर के पठार में जाकर छोटे नागपुर के पठारी क्षेत्र में 10 से 15 जून के मध्य 15 जून के मध्य वर्षा करती है। तो दूसरी शाखा हो गई। अगला लिखिए, अरब सागरीय मानसून की तीसरी शाखा अरब सागरीय मानसून की तीसरी शाखा गुजरात होते हुए राजस्थान में जाती है। गुजरात होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती, राजस्थान में लगभग 18 जून, लगभग 15 से 18 जून के मध्य बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। परंतु अरावली पर्वतमाला इस शाखा के समानांतर होने के कारण यह बिना वर्षा किए सीधे निकल जाती है और हिमाचल प्रदेश में जाकर वर्षा करती है। ठीक है, तो ये शाखा हो गई 3 हमारी, कौन सी? अरब सागरीय शाखा। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखाओं के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी की 2 शाखाएं, हिमालय क्षेत्रीय शाखा और मेघालय की शाखा। दोनों ही शाखाएं जो हैं वो राजस्थान में हिमालय क्षेत्र से टकराकर राजस्थान की ओर मुड़ जाती हैं, मतलब पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती हैं और राजस्थान में झालावाड़ जिले से प्रवेश करती हैं लगभग 18 जून के मध्य। लिख लीजिए, बंगाल की खाड़ी की शाखाएं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से टकराकर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से टकराकर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती हैं। और राजस्थान में लगभग 15 से 18 जून के मध्य झालावाड़ जिले से प्रवेश करती हैं। झालावाड़ जिले से प्रवेश करती हैं।
देखिए झालावाड़ जिला किस दिशा में स्थित है राजस्थान के, तो वो दिशा भी आपसे पूछी जा सकती है ना, प्रवेश करती है। अगला बिंदु लिखो, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा लगभग 90%, पूरे मानसून की लगभग 90% वर्षा जो है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखाओं द्वारा होती है, शाखाओं द्वारा होती है। ठीक है, अगला बिंदु लिखो। अब स्थानों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक बिंदु और लिख लीजिए। देखिए हमने मानसून को 2 भागों में विभाजित किया था, एक तो ग्रीष्मकालीन मानसून था, एक शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून को हमने मैप पे समझाया नहीं था, कि यहाँ समझ लीजिए। देखिए जैसे कि ये हमारा भारत वाला हिस्सा है, ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरह से भारत का मैप है। तो यहाँ से शीतकालीन वर्षा जो होती है, जैसे हिमालय, ग्रीष्मकाल में दोनों ही शाखाएं, अरब सागरी शाखा और बंगाली खाड़ी शाखाएं चली जाती हैं उत्तर दिशा की ओर, और यहाँ पर जाकर हिमालय के रूप में जम जाती हैं। लेकिन जैसे ही जब अधिक गर्मी पड़ती है, तो ये वापस मानसून जब लौटता है शीतकाल में, तो शीतकाल में केवल एक ही जगह वर्षा होती है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर केवल शीतकालीन वर्षा होती है। केवल यही बिंदु आपको याद रखना है कि शीतकालीन जो वर्षा है वो केवल कहाँ पर होती है, तमिलनाडु राज्य के कोरोमंडल तट पर होती है। केवल एक बिंदु लिख लीजिए। लिखो, शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा भारत में केवल तमिलनाडु राज्य के कोरोमंडल तट पर होती है, कोरोमंडल तट पर होती है। और हम इन विशेषताओं के, हम यहाँ राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत के संदर्भ में कम ही बातें करेंगे। विशेष से अगर चर्चा हमारी चलेगी वो चलेगी, और भारत की जलवायु की जब हम चर्चा करेंगे, है ना, उस टॉपिक में हम विशेष से चर्चा कर लेंगे। अगला बिंदु लिखिए। अब स्थानों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऐसे लिख लो, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, राजस्थान में, है ना, और इधर लिख लेते हैं भारत में, भारत में, ऐसे लिख लो। एक तरफ लिख लो राजस्थान के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं तो जिला और स्थान, और भारत के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं तो राज्य और स्थान, ठीक है ना। जिला की बात करें, सर्वाधिक और न्यूनतम, है ना, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला और न्यूनतम वर्षा वाला जिला। इसी तरह सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान। बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान के संदर्भ में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है झालावाड़ जिले में, झालावाड़ जिले में। न्यूनतम जो वर्षा होती है वो होती है जैसलमेर जिले में, न्यूनतम वर्षा जैसलमेर जिले में। बात करें सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, वो है हमारा माउंट आबू, सिरोही में स्थित है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जो है वो है समगांव, समगांव कहाँ पर है, जैसलमेर में स्थित है, ठीक है ना। इस तरह भारत के बारे में बात करें, सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक लिख लीजिए, चलो, सर्वाधिक और न्यूनतम। इसी तरह इसको मान लीजिए, सर्वाधिक और न्यूनतम, ठीक है ना। तो सर्वाधिक जो वर्षा वाला राज्य है भारत में वो है केरल, केरल, और न्यूनतम वो है पंजाब। इसी तरह बात करें भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो वो है मासिनराम, मासिनराम, और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है वो है द्रास। द्रास जो है लेह लद्दाख में स्थित है, लद्दाख राज्य में स्थित है द्रास, लिख लीजिए इसको। फिर बात कर लेते हैं राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण कौन कौन से, उन पर अब हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण, है ना। राजस्थान में
कम वर्षा होने के कारण, हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण। तो राजस्थान में वर्षा कम होने के क्या क्या कारण हैं? मुख्यतः 2-3 कारण है। पहला कारण तो ये है कि अरब सागरीय मानसून जो है वो अरावली पर्वतमाला के समानांतर पड़ जाता है। अरावली पर्वतमाला जो है अरब सागरीय मानसून के मार्ग में कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का विद्रोह या बाधा नहीं डाल पाती है, इसलिए ये बिना वर्षा के सीधा निकल जाता है। ठीक है ना, ये एक पहली बात। बात करें बंगाल की खाड़ी के मानसून की, बंगाल की खाड़ी का मानसून जो है पहले कहाँ जाता है? हिमालय क्षेत्र में जाता है, उसके बाद राजस्थान में आता है। अतः राजस्थान में आते आते ये अपनी आर्द्रता खो देता है। ठीक है, और दूसरा, यहाँ पर वर्षा तो कम होती है लेकिन वाष्पीकरण अधिक होता है, ये भी एक राजस्थान वर्षा कम होने का कारण। तो लिख लीजिए, 2 ही कारण है मुख्यतः, लिखो। अरब सागरीय मानसून, अरब सागरीय मानसून अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला के समानांतर होने के कारण, के समानांतर होने के कारण बिना वर्षा के सीधा निकल जाता है, बिना वर्षा के सीधे निकल जाता है, सीधे निकल जाता है। दूसरा लिखिए, बंगाल की खाड़ी का मानसून, मानसून राजस्थान आते आते, राजस्थान आते आते अपनी आर्द्रता खो देता है, अपनी आर्द्रता खो देता है। ठीक है, अगला लिखिए, वनस्पति विहीन क्षेत्र। राजपूताना कैसा है? एक वनस्पति विहीन क्षेत्र है, वनस्पति विहीन मरुस्थलीय क्षेत्र भी है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। दूसरा लिख लीजिए, अधिक वाष्पीकरण, अधिक वाष्पीकरण। तो ये कुछ कारण है राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण। ठीक है ना, आपसे पूछा जाता है राजस्थान में मानसून की विशेषता क्या है ना, इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के संदर्भ में मानसून की क्या विशेषता है। तो 3 विशेषता उसमें ऑप्शन में दी होती है, एक विशेषता नहीं होती, वो है अनिश्चितता, अनियमितता और अपर्याप्तता। अनिश्चितता, अनिश्चितता, अनियमितता, मितता, और एक आती है अपर्याप्तता। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है राजस्थान के संदर्भ में मानसून की विशेषता है, राजस्थान के संदर्भ में मानसून की विशेषता है, मानसून की विशेषता है, विशेषता है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा और 3 ऑप्शन ए और एक दे देगा उपरोक्त सभी, या कोई और गलत ऑप्शन डाल देगा, उपरोक्त सभी, या एक कोई गलत भी डाल सकता है। तो आपको इसमें क्या टिक लगाना है? अगर इस तरह से है तो उपरोक्त सभी। ठीक है, ये था राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में कुछ भाग। अब इसमें हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण, उसके बाद में कोपेन के, थॉर्नबेट के और ट्रिपार्थी के जो भी वर्गीकरण हैं उनको देखें। 4 वर्गीकरण और बचते हैं, उन पर और चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा रहेगी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी कल। थैंक यू वेरी मच।